हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की क्लास में हम बैंकिंग एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पर एमसीक्यूज़ कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बैंकिंग के एमसीक्यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, अगर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट कोर्स आपको बाय करना है तो आप हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर प्लस उसमें क्या होगा, वीडियोस भी होंगे प्लस एमसीक्यूज भी होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या करना है आपने, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहाँ जाइएगा या इस नंबर पर कॉल करना आपने, जो कि आप नोट करेंगे 7837773651। ओके, इस पर आपने कॉल करना है। ये आपके लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके, तो क्या नंबर है? 378377 ओके 3651। ओके, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बैंकिंग के एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमसीक्यूज़ ही नहीं बल्कि कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन इंडिया करेंसी नोट इशू सिस्टम, इंडिया में नोट नहीं छाप सकते मन चाहे। ओके, आपके मन में ये आता होगा कि हम क्यों नहीं नोट छाप सकते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, जब पैसों की कमी है, गरीबी इतनी है, तो आरबीआई नोट क्यों नहीं छाप लेता, क्यों नहीं छाप सकता? तो एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो वो देखिए कौन सा है, प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फुल कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में? ओके, इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो आरबीआई एक सिस्टम फॉलो करता है, दैट इज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मतलब कि ये सिस्टम फॉलो करते हुए वो अनलिमिटेड मनी सप्लाई नहीं छाप सकता या प्रिंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड पैसा छापेगा तो उतनी रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए, और रिसोर्सेज कम होगा और मनी हम ज़्यादा छाप लेंगे तो उसको मैच कैसे करेंगे? और मनी ज़्यादा होगा, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो आपके पास बहुत है लेकिन चीज़ें ही नहीं है खरीदने के लिए। ये भी तो कभी सोचा है आपने? ये बात है। और ऐसी गलती बहुत सारी कंट्री ने कर भी चुके हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें को जिम्बाब्वे। ओके, उसने क्या किया, अनलिमिटेड मनी छापा और वहाँ पर वैल्यू ऑफ करेंसी ही कम हो गई। तो हमारी आरबीआई समझदार हैं और वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि 200 करोड़ का होता है। ओके, एक रिजर्व सिस्टम में मतलब 200 करोड़ का होता है, इसके अकॉर्डिंग ही वो नोट प्रिंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ओके, जिसमें से यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होता है, इसमें गोल्ड और फॉरेन करेंसी दोनों होते हैं। ओके, गोल्ड भी होता है, फॉरेन करेंसी भी होती हैं, और 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है। ओके, और फॉरेन रिजर्व्स भी होते हैं इसमें, तो सबका मिक्सचर होता है 200 करोड़। उसको हमने क्या बोल दिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो आंसर हो जाता है आपका बी, आंसर हो जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, जो कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमी बीओपी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि एक करेंसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो फिक्स है। तो अब फिक्स नहीं होता है क्योंकि ब्रिटन हुड कॉन्फ्रेंस हुआ था और वो कलेप्स हो गया तो हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो ना करके ऑल ओवर की बात कर रही हूँ, अब फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे बीओपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ M2 मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मेजर M1 M2 M3 M4 में किया जाता है और उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो क्या है देखिए, करेंसी इन सर्कुलेशन, ओके, सेविंग डिपॉजिट, टाइम
टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होता है कि इन कैश, आपके पास इन हैंड कैश नहीं है, मीन्स लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन ऑन डिमांड आप करेंसी कभी भी निकाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो कि सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट होता है। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, मिनिमम, ओके, मिनिमम जो पैसा होता है आप जो है निकाल, मतलब विड्रॉल लिमिट होती है, लेकिन जो सेविंग डिपॉजिट होता है उस पर कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। लेकिन करंट डिपॉजिट की बात करें तो उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पर जीरो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। टाइम डिपॉजिट बोल ले या फिक्स डिपॉजिट बोल ले तो वो डिपॉजिट होता है जहाँ पर एक टाइम लिमिट के लिए आप डिपॉजिट करते हो, और एज़ कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट आपकी करंट डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। ओके, तो ये है। तो यहाँ पर आपसे पूछे हैं कि M2 का डेफिनेशन नहीं है, तो बात करें तो हमारी कंट्री में मनी सप्लाई का डेफिनेशन है। अगर बात करें 1966 और 68 में तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नेहरू मेजर्स को फॉलो करता था, लेकिन सिंस 1977 बात है 1977 में आरबीआई ने मनी सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो M1, M2, M3, M4 में डिवाइडेड है। आप इसको देखिए, M1 मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD, मतलब कि M मतलब M1 का डेफिनेशन क्या होगा, करेंसी विथ पीपल, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI होता है। M2 का डेफिनेशन होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ओके, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होता है वो M2 होता है। M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम नेट टाइम डिपॉजिट होता है वो M3 होता है। और M4 की बात करें तो M3 टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ओके, तो ये है। अगर नैरो मनी और ब्रॉड मनी पूछते हैं तो नैरो मनी आपका M1 होता है और ब्रॉड मनी M3 होती है। ओके, दिस इज़ अ ब्रॉड मनी और ये होता है आपका नैरो मनी होता है। अगर लिक्विडिटी की बात करें स्टूडेंट तो क्या ये आपका मोर लिक्विड होता है M1 और M3 लीस्ट लिक्विड होती है। लीस्ट मतलब इन हैंड कैश नहीं है। और M3 को हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। M3 क्या होता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। ओके, तो ये चीज़ थी जो आपने याद रखना है। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल देख लेते हैं। तो M2 पूछा है, तो M2 क्या होता है, M1, ओके, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। नो, M3 पूछ रहे हैं ना, तो नेट टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, आपका होगा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ओके, तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सेविंग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट M2 बोल रहा है, वो M3 था। तो यहाँ पर टाइम डिपॉजिट तो क्या है, M3 में आ जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आपसे पूछा है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। क्लियर है? चलिए आगे से हम देखेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर और भी कोई बहुत सारी चीज़। अब जो है ना आरबीआई M0 को भी फॉलो करता है। M0 क्या होती है, बेस मनी इसको बोलते हैं, बेस मनी बोला जाता है M0 को। ओके, और M0 को हम हाई पावर मनी भी बोलते हैं, हाई पावर मनी टोटल मनी सप्लाई कितना आरबीआई कर रहा है तो ये हाई पावर मनी होता है। हाई पावर मनी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू C प्लस आर। C मतलब कि करेंसी विथ पीपल और R मतलब रिजर्व विथ बैंक्स होता है, तो हाई पावर मनी। तो M0 को हम बेस मनी के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, देखे तो हु इज ऑथराइज टू इशू द कॉइन इन इंडिया। इंडिया में कॉइन कौन इशू करता है, तो देखिए करेंसी जो होते हैं वो नोट होता है और कॉइन होता है।
तो कौन इशू करता है? तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, नेशनल स्टॉक मार्केट करता है, ऐसे एनएससी और बीएससी करता है, ऐसी बात है। तो बात करें स्टूडेंट तो करेंसी की बात करें, सबसे पहले कॉइन। तो कॉइन जो होती ना स्टूडेंट, वो मिंट होता है। तो मिंट कौन से एक्ट के थ्रू से होता है? कॉइनेज एक्ट 2011। वैसे तो बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी जो एक्ट जो चल रहा है कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत कॉइन क्या होते हैं? मिंट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉइन कौन इशू करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द अथॉरिटी ऑफ कॉइन, आरबीआई नहीं करता है। जो सिक्के होते हैं उसकी अथॉरिटी किसके पास होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो सर्कुलेट करती हैं, ओके, सर्कुलेट करती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती हैं आपकी कॉइन, राइट। मिनिमम कॉइन वैल्यू अगर बात करें तो ₹1 होता है, और मैक्सिमम कितने कॉइन को मिंट कर सकते हैं? वो होता है 1000, ओके, ये है। अगर करंट सर्कुलेशन की बात करें तो 1, 2, 5, 10, 20 भी है, ओके, 20 भी है। लैंग्वेज की बात करें तो आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलता है कॉइन में, ठीक है। अब चलिए कॉइन के बारे में पढ़ लिया, तो हम नोट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो स्मॉल डिनोमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? फेस वैल्यू, कि नोट पर कितना पैसा लिखा हुआ है, दैट इज़ डिनोमिनेशन। तो नोट जो छपता है वो ₹1 का भी छपता है, और हाईएस्ट डिनोमिनेशन की बात करें 10,000, और ₹1 को भी ना कभी कभी कॉइन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ₹1 कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उस पर जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। जो अदर डिनोमिनेशन होती हैं, जो नोट होती हैं, वो छपता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, और इशू करता है आरबीआई, और उस पर जो सिग्नेचर होती हैं आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अगर करंट सीरीज़ की बात करें तो महात्मा गांधी सीरीज चल रही है, और लैंग्वेज की बात करें तो आपको 17 लैंग्वेज देखने को मिलता है कौन। तो ये था स्टूडेंट, तो आंसर आपको पता चल गया। हु ऑथराइज द कॉइन? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कॉइन का कॉइन की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और सर्कुलेशन में कौन करता है? आरबीआई करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करता है। अदर डिनोमिनेशन की बात करें तो आरबीआई करता है, ओके, आरबीआई करता है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडल द इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट करता है, बट एक्चुअल मिंटिंग और इशू कौन करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो कि मिंट और प्रिंट करती हैं, बाद में सर्कुलेशन कौन करता है? आरबीआई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी जगह कॉइन मिंट होती हैं और कौन कौन सी जगह कॉइन प्रिंट होती हैं, ओके, कौन कौन सी जगह कॉइन मिंट होती हैं और कौन कौन सी जगह नोट प्रिंट होता है, ओके। तो ये 4 जगह होते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 4 जगह है दोनों की। तो आपने लिखना है। नेक्स्ट क्लास की बैंकिंग का सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी, उसमें मैं आपको इस आंसर को बताऊँगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में देखिएगा, मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ गिवन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिए स्टूडेंट, 3 वर्ड होता है जो कि आपको काम आएगा। एक होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और एक होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एक होता है एजुकेशन इंक्लूजन। तो अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो जब ओवरऑल सेक्टर, हर एक सेक्टर डेवलप्ड हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रही है ना। बजट में ये चीज़ें होती हैं। तो इंक्लूसिव क्या होता है? डेवलपमेंट, ऑल सेक्टर। एक सेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, हर एक सेक्टर डेवलप्ड होगा, एक मैक्रो लेवल होगा। अगर बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर कभी आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि एक ही क्लास में जो डिसेबल है और जो नॉन डिसेबल है दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो हो रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, जहाँ पर हर एक बच्चे को एक समान से पढ़ाया जा रहा है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? हर एक
पीपल को बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग जो सर्विसेज है उसका यूज़ होना चाहिए। हर एक व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये किन्होंने बोला था? तो ये रंगा राजन कमेटी ने बोला था, जो कि बहुत सारे चीज़ों पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया है। जैसे कि हम बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ये बात करी है, पॉवर्टी पर इन्होंने बहुत बात करी है, डिसइन्वेस्टमेंट पर बहुत बात करी है। तो कमेटी के मैंने एक लेक्चर लगाया है, ओके, दिया है, उसको देख लीजिएगा, जिसमें हमने इकोनॉमिक जीके की बात करी है। उसमें सारी कमेटी जो इम्पॉर्टेंट कमेटी है उस पर बात करी है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसमें बताया मैंने कि कैलकर कमेटी ने किस चीज़ का रिकमेंडेशन दिया है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देखेंगे कि आप अच्छे से लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए, तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको कर लीजिएगा। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ जो कि सरकार कर रही है, जैसे कि जन धन योजना कर रही है। तो जन धन योजना इसीलिए लाया गया ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज शैडो बैंकिंग? शैडो बैंकिंग क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, आउटसोर्सिंग द बैंकिंग वर्क बाय अ बैंक, ओके, financial transaction and other activities of non-banking financial intermediaries, domestic banks, foreign bank operating in another country for banking and other activities। तो शैडो बैंकिंग क्या होगा? बैंक तो है लेकिन वो एक्चुअल बैंकिंग के रेगुलेशन की तरह नहीं काम कर सकता। और सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, तो एक ट्रेडिशनल बैंकिंग होता है और एक एनबीएफसी, मतलब एक बैंक होता है और एक एनबीएफसी होती है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री की बात करें तो जो बैंक होता है ना, वो क्या होता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग, मतलब कि वो डिपॉजिट एडवांस करता है, लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, आरबीआई के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। लेकिन अगर शैडो बैंकिंग की बात करें, और इसका आंसर आपका है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब कि वो ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरह काम तो करेगा लेकिन रेगुलेशन आरबीआई के अंडर नहीं होगा, इतना रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा। और ये डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करता है। डिमांड डिपॉजिट मैं आपको बताऊं कि हर एक बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो डिमांड डिपॉजिट का हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि ऑन डिमांड कभी भी पैसा जो पब्लिक है वो विड्रॉल कर सकता है, ऐसा ही है। तो उसके पास हमेशा इतना लिक्विडिटी होना चाहिए बैंक के पास कि वो पब्लिक के डिमांड्स को फुलफिल कर सके। और वो कब फुलफिल करेगा? जब वो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। इट मीन्स वो एसएलआर और सीआरआर मीन्स रिजर्व्स रखेगा। और एनबीएफसी की बात करें तो वो एसएलआर और सीआरआर नहीं रखता है। तो अगर बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक और एनबीएफसी में बताऊं तो जो बैंक है वो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट वही एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी नहीं करता है। और अच्छे से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो शैडो बैंकिंग वो बैंकिंग होती हैं, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करता है जहां पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। वो जो सर्विसेज है ना स्टूडेंट, जो सर्विसेज है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग या ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग की तरह काम तो करती हैं, लेकिन रेगुलेशन नॉर्मल बैंकिंग रेगुलेशन होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। ओके, मीन्स इतनी मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रखनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, देख लीजिए। द बेसिक डिफरेंस पर लेते हैं एनबीएफसी और आपके बैंक में। तो अगर देखें एनबीएफसी ये क्या है, कंपनी जो कि बैंकिंग सर्विसेज देती हैं विदाउट द होल्डिंग बैंकिंग लाइसेंस। ओके, विदाउट लाइसेंस भी ये दे सकता है, लेकिन आरबीआई के कंट्रोल के अंडर ही रहता है ये भी। लेकिन बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज इंटरमीडियरीज होती हैं और ये
प्रोवाइड करती हैं बैंकिंग सर्विसेज और जनरल पब्लिक को और ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही इस्टेब्लिश होती हैं। सेकेंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934। ये कौन से ये कंपनीज एक्ट के थ्रू आते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 जो कि 2013 हो चुका है अब। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इस्टेब्लिश होता है बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको नोट करेंगे। डिमांड डिपॉजिट ये नेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन? एनबीएफसी, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट ये बैंकिंग है। ओके, इनको रिजर्व रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होता है, बट बैंकिंग को बहुत ज़रूरत होता है कि वो एसएलआर और सीआरआर, एसएलआर एंड सीआरआर को रखे, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर एज सच बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अगर आरबीआई सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो देखते हैं कि क्या करेक्ट नहीं है। नोट पूछा है भाई, नोट जरूर देख लीजिए, ठीक है, ये है। तो पहला है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। Okay, RBI is the custodian of country's foreign exchange reserve. RBI established in 1949. तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो देख लेते हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो बात करें स्टूडेंट, तो आरबीआई मतलब हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1, 1935 और फिलहाल ही इसके 90 साल हो गए हैं। ओके, और कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? तो एक्ट 1934। कौन सी कमेटी ने सजेशन दिया था? तो हिल्टन यंग कमेटी। कमेटीज़ बहुत कमेटीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाया है मैंने, दैट इज़ इकोनॉमिक जीके करके। ओके, तो देख लीजिएगा। तो देखिए, अब बात करें स्टूडेंट, तो पहले जो आरबीआई था ना, वो आपका प्राइवेट बैंक था, है ना, प्राइवेट बैंक था, पब्लिक बैंक नहीं था। तो नेशनलाइज हुआ। द वर्ड नेशनलाइजेशन मतलब होता है वो सरकारी बैंक बन गया। कब बना? 1949 को बना। ओके, 1949 को। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि 1969 को 14 बैंकों का भी नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक का। इसके बाद 1980s को 6 और बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। ओके, 6 है, तो टोटल 20 बैंक्स हो गए थे इन 1980 में। ओके, ये तो ये डेट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जामिनर। अगर देखिए सेंट्रल, ओके, सेंट्रल ऑफिस है या हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई कहाँ है? मुंबई में है। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। तो 1937 में परमानेंट कहाँ? मुंबई में शिफ्ट हो गया। आरबीआई आपके मनी मार्केट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक फंक्शंस को आप करके जाइएगा एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले ये बैंकर्स बैंक है, मतलब हर एक बैंकर का, हर एक जो बैंक है उसका बैंकर है, मतलब कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये डेवलपमेंट फंक्शन करता है। हमारी कंट्री में जितने भी डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, ये सब यही करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इनकी एक स्कीम है, उसके तहत ये करते हैं। इशूअर ऑफ करेंसी मतलब नोट आप आरबीआई ही छाप सकता है, कोई और नहीं छाप सकता, कोई और बैंक नहीं छाप सकता। तो हर एक बैंक से आरबीआई डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आरबीआई नोट को छाप सकता है, इशू कर सकता है। मॉनेटरी अथॉरिटी, वैसे तो एमपीसी बना दिया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है, लेकिन इससे पहले आरबीआई ही करता था। लेकिन इसके ही मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी होते हैं,
ठीक है। पहले आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत काम है ना। तो उसके 3 मेंबर एमपीसी कमेटी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं। तो अगर देखें तो मॉनेटरी अथॉरिटी भी है, मींस मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मतलब मनी मार्केट को ये कंट्रोल करता है। मैनेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन रिजर्व्स रहना चाहिए, कौन करता है? आरबीआई। ओके, पहले फेरा था, अब फेमा के अंडर करता है। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज करता है। याद करिए 1991 हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं था, तभी हम क्या हो गए थे, हमारी इकॉनमी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। तो फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़रूरी है और वो कौन करता है? आरबीआई करता है। फेक करेंसी, ओके, फेक करेंसी को डिडक्ट या डिटेक्ट कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। ये रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट करता है, ओके, ये है। डेवलपमेंट फंक्शन मैंने बताया। तो ये सारे फंक्शंस कौन करता है? आरबीआई करता है। तो हर एक फंक्शंस को कर लीजिएगा। तो 1949 में नेशनलाइज हुआ था, ना कि स्टैब्लिश हुआ। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 अंडर द एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। अभी वैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो कौन करता है? तो आरबीआई करता है। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया करता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ जिसको एग्जिम बैंक बोलते हैं 1982 में आया था। इसी दौरान नाबार्ड भी आया था, ओके। तो ये सारे डेट्स भी याद रखिएगा आप। तो फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो आरबीआई लाइसेंस देता है हर एक बैंक्स को कि आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको बाहर घूमने जाना है, तो आप आरबीआई के पास थोड़ा ना जाएंगे कि हाँ भाई एक्सचेंज कर दीजिए, तो आप कहाँ जाते? लोकल बैंक। तो याद रखिएगा, हर एक बैंक फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकता। आरबीआई जिसको लाइसेंस देता है वही बैंक फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? इशू करता है लाइसेंस, ताकि बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूट है वो ऑथराइज डीलर हो सके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ओके। अब ये जो काम करता है वो अंडर फेरा करता था, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले रेगुलेट करता था, अब मैनेजमेंट करता है। तो जो रेगुलेशन एक्ट था वो 1970, ओके, फेरा आया था 1973 में। फेमा जो आया है वो 1999 में आया है, ओके। ये सारे डेट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, द अपेक्स बैंक, अपेक्स मतलब मेन बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर अभी हम पढ़ के आए हैं कि सभी बैंकों का जो बैंक है वो आरबीआई है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो बैंक अपेक्स बैंक है वो कौन है? नाबार्ड है, नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब आया था? 1982। बात बताऊं स्टूडेंट, तो पहले हमारी कंट्रीज में सिर्फ कमर्शियल बैंक्स थे, तो बहुत कमर्शियल बैंक्स थे, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देने के लिए कोई बैंक्स नहीं था। तो हमने 1975 में, ओके, 1975 में क्या हुआ, एक हमने बैंक स्टैब्लिश किया, उसका नाम था रीजनल रूरल बैंक, था नहीं है अभी भी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक तो बना दिया और इनको बोला कि आप किसको लोन दोगे? आप एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन दो। लेकिन इन्होंने जब लोन दिया तो ये खुद क्या हो गए? एनपीए हो गए, ओके, क्योंकि लोन देते थे और यहाँ पर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर रिटर्न नहीं कर पाते थे। तो जितने भी आरआरबीज थे, जितने बहुत सारे बैंक्स हो गए थे,
तो 1975 में और 1990s में आते आते बहुत रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, और जितने भी बैंक्स थे वो क्या हो गए थे, वो डूब रहे थे, है ना, डेट हो रही थी, उनकी एनपीए बहुत हो रही थी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज, रेगुलेट नहीं बोलेंगे, सुपरवाइज करने के लिए नबार्ड, क्योंकि रेगुलेट तो आरबीआई ही करता है, लेकिन सुपरवाइज कौन करता है, नबार्ड। तो 1982 में ओके जब एग्जिम बैंक आया, तो जब एग्जिम बैंक आया तो नबार्ड भी हम लेके आए थे 1982 में, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, डेट और मंथ भी याद करके जाइएगा, कभी कभी एग्जामिनर ना आपको दे देगा एग्जिम बैंक और कब दे देगा नबार्ड। आपने तो 1982 याद किया, अब आपको क्या पता पहले कौन आया, तो पहले नबार्ड पहले एग्जिम बैंक आया था, फिर नबार्ड आया था। ओके, जनवरी में आपका एग्जिम बैंक आ गया था, नबार्ड जुलाई में आया। कमेटी है ना, फिर देखो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेटी कौन सी है, सीवा रमन कमेटी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि नबार्ड बैंक होना चाहिए। थोड़ा सा इसका फंक्शंस देख लेते हैं कि नबार्ड क्या क्या काम करता है। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट देता है, कि मतलब एग्रीकल्चर लोन देता है, बहुत सारे देखते हो, है ना, जैसे इरिगेशन के लिए दे देता है ये सारा नबार्ड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किसान कार्ड जो होता है वो इशू करता है, ये सारे करते हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए देता है। पॉलिसी फॉर्मेशन करता है फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हमारी जो नींव है, जो हमारा गांव है, हमारा एग्रीकल्चर, जो कि इतने लोग डिपेंड है और इतनी हमारी जीवीए नहीं आ रही है, मतलब इसका जीवीए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, देश में इनकम का एग्रीकल्चर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए नबार्ड की जिम्मेदारी है कि वो इसका डेवलपमेंट करे। तो ये थी नबार्ड की जानकारी। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका। तो यहाँ पर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही हम वीडियोस या लेक्चर डालते हैं आप तक पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस। थैंक यू। नए क्वेश्चन के साथ मिलूँगी मैं, नए कंसेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।